नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। आज का मुद्दा अर्थव्यवस्था और जो उद्योग जगत है उससे जुड़ा हुआ है कि आखिर भारत में उद्योगों को लगाना, उद्योगों में निवेश करना कितना आसान हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है उद्योगों को लेकर। उसके मुताबिक भारत की जो रैंकिंग है उसमें 30 अंकों का सुधार आया है। 130वीं रैंकिंग से भारत 100वीं रैंकिंग पे आ गया है। निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, जो केंद्र सरकार, जो बीजेपी पार्टी है, केंद्र सरकार है, वो इस बात पे अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये केवल सिर्फ एक मुगालता है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से ही लगातार अर्थव्यवस्था पे सवाल उठते रहे हैं। लगातार आर्थिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं कि ये जो निर्णय थे ये अर्थव्यवस्था को बेहाल करने वाले थे। लेकिन सत्ता पक्ष जो है बीजेपी है उनका कहना लगातार यही रहा है कि आने वाले समय में ये निर्णय देश को एक आर्थिक मोर्चे पर मजबूत साबित करेंगे, एक मजबूत अर्थव्यवस्था देंगे। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से क्या वास्तव में ऐसा है कि देश में उद्योग लगाना अभी भी उतना आसान है, लाल फीताशाही उसके लिए रुकावट नहीं है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी से अनिल शाह जी मौजूद हैं। कांग्रेस से मेरे साथ सुशील आसोपा जी हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। हम दोनों से उस बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अनिल शाह जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, जिस तरह से ये जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस पर सरकार निश्चित तौर पर एक कुछ अच्छी उपलब्धि के तौर पर आता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। क्या 100वीं जो रैंकिंग में सुधार हुआ है, क्या वास्तव में ये स्थितियां नोटबंदी और जीएसटी के बाद बन पा रही हैं लोगों के लिए उद्योग लगाने लायक? उद्योगपति आ रहे हैं, निवेश हो रहा है और आज बिजनेस करना पहले से आसान होता जा रहा है? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि व्यापार करना आसान हुआ है। और ये वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का इसमें रोल नहीं है। इन्होंने 10 मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर ये एनालिसिस किया गया है और 190 देशों का आंकलन हुआ है इन 10 बिंदुओं के ऊपर। उन 10 बिंदुओं में से 8 बिंदु पर भारत सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसने सुधार हुआ है। आप देखिए, जब सरकार बीजेपी की बनी 2014 के अंदर, तब हिंदुस्तान की रैंकिंग इसी वर्ल्ड बैंक एजेंसी ने 142वीं रैंकिंग दे रखी थी और एक साल के बाद में ये 130 पर आई और आज 2 साल बाद के अंदर 30 की ऐतिहासिक उछाल है। इसको छोटा मोटा आंकलन नहीं कहा जा सकता कि 142 से 40 होती है, 130 होती है, अलग बात है। लेकिन अगर 30 अंकों की उछाल है, इसे एक ऐतिहासिक उछाल कहा जाएगा। और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके अथक प्रयास है और सतत प्रयास जो चल रहे हैं कि व्यापार करना आसान हो। व्यापार करने आसान के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे बताऊं, कंपनीज एक्ट 2013, जो दुख की बात है कि इसी मेरे राजस्थान का नेता जो आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मिनिस्टर थे। उनके नेतृत्व 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया उसमें इतनी डिफिशिएंसीज थी, इतनी मतलब लोगों को इतना बिजनेस करना छोड़ करके लोगों को अपने कंपनियां बंद करने की स्थिति में करना पड़ा। किसी आदमी से सेक्शन 185-86 में लोन नहीं ले सकते, दे सकते, डायरेक्टर से लोन नहीं ले सकते, दे सकते। सैकड़ों परिवर्तन 2013 के कंपनी एक्ट में किए गए। ये भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार के आने के बाद में हुए। इसी प्रकार से जैसे आप देखिए कि इनकम टैक्स के अंदर है, रिफंड के इश्यूज को देखिए, कितना फास्ट रिफंड इश्यूज हो रहे हैं। स्टार्टअप जो बन रहा है, स्टार्टअप के अंदर अभी भी कुछ संभावनाएं हैं, स्टार्टअप चालू करने के अंदर देरी है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो ये सब चीजें माने, बिजली आपूर्ति है, इसका देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का है, ये भी एक आंकड़ा है जिसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। और छोटे निवेशकों के जो हित का संरक्षण का मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अंदर ईपीएफ और ईएसआई के अंदर जो होता है रजिस्ट्रेशन, पहले उसमें बहुत दिक्कत आती थी, बहुत टाइम लग रहा था, उसके अंदर काफी सुधार किया गया है। बिल्कुल, जो आपने बात कही वो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक 30 अंकों का जो उछाल है वो एक ऐतिहासिक उछाल है। मैं जल्द ही सुशील आसोपा जी से इस बारे में जानूंगा कि वो किस तरह देखते हैं इस पूरे परिवर्तन को। उससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारत 130 रैंक से 100वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसे आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों का नतीजा बताया है। वहीं वित्त मंत्री के मुताबिक ये रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में बिजनेस करना आसान हुआ है और इसका कारण भारत में टैक्स पेमेंट सिस्टम को आसान बनाया गया है। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड सबसे टॉप पर है।
रिपोर्ट में बिजनेस शुरू करने के लिए सभी जरूरी प्रोसेस के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। ये रिपोर्ट जीएसटी लागू होने से पहले की है, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से उद्योग के लिए बिजली कनेक्शन पाने में भारत की रैंकिंग 53 अंक कम हुई है। विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच ट्विटर वॉर भी हुआ। रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चों पर बेहतर काम कर रही है। ये रिपोर्ट जीएसटी लागू होने से पहले की है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले ही हंगर इंडेक्स और लैंगिक समानता से संबंधित रिपोर्ट्स भी आई है, जिसमें भारत की स्थिति खराब हुई है। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष रखती नहीं दिखाई देती है। आर्थिक सुधार और भारत को एक दौड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावे की असलियत तो आने वाले समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखी, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक उछाल जरूर हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है, जब कोई उद्योगपति बिजनेस कहीं निवेश करता है देश में या कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो वहां उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बारे में मैं सुशील आसोपा जी के पास जाऊंगा। पहले तो कि जो बीजेपी का जो पक्ष है, जो बीजेपी का कहना है कि बहुत एक सुधार आया, आर्थिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सुशील जी आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मात्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक सब्जेक्ट है जी। सुविधा बिजनेस करने की बढ़ी है, ऐसा वर्ल्ड बैंक मानती है। उससे बिजनेस भारत में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये अलग पहलू है। इस बात की बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी इस फोरम और चर्चा में। बहुत ही सीमित बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, लेकिन भारत में उसका इम्पैक्ट क्या है? आप 130 से 100 पे आ गए, चाहे आप 10 पे आ गए, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उस पर 143rd रैंक है। जो करप्शन का जो परसेप्शन इंडेक्स है वो वहीं का वहीं है। और कोई भी सोसाइटी है वो समग्र चलती है, तो वहां के गरीब जो बेरोजगार हैं उनका जो इंडेक्स है वो भी बेरोजगारी बढ़ी है। 20 लाख तो डिमोनेटाइजेशन का सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट ही आया था। और दूसरा, जो हमारे यहाँ गरीब हैं, भूखमरी के शिकार हैं, उनके इंडेक्स में हम 55 से बढ़ के 100 पे पहुंच गए। वो उसी का हिस्सा है, क्योंकि इस देश के जो गरीब हैं, भूखे हैं, वो आप ये समझे कि वो बिजनेसमैन से अलग कोई सोसाइटी है, वो नॉन इंडियंस हैं, वो गैर भारतीय हैं, या इनकी नजर में गैर हिंदू हैं, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो इसलिए आप इसको इस रूप में देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने कुछ एक्ट्स में संशोधन कर दिया, आपने हमारे नाम नहीं लिया, तो मैं ये कहता हूं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपनी एक्ट में ये भी तो सुधार किया कि CSR एक्ट कानून लागू कर दिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें आपको सर्टेन परसेंटेज अपने प्रॉफिट का, अगर 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है तो समाज को देना होगा। तो क्या ये कोई अच्छा रिफॉर्म नहीं है समाज के सुधार के लिए? तो इसको इस रूप में कहना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ग्लोरीफाई जिस रूप से बीजेपी कर रही है, उसको राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि भाई 5-10 लोगों का ईज ऑफ हो गया होगा, बेरोजगारों का तो हुआ नहीं। और जो छोटे उद्योगपति हैं, MS, वो तो आपने खुद ही कह दिया कि जीएसटी से पहले की रिपोर्ट है, जीएसटी के बाद तो देश की अर्थव्यवस्था बेहाल नहीं, ICU में पहुंची हुई है। इसमें कोई इनकार नहीं करेगा। और डिमोनेटाइजेशन, दोनों का इफेक्ट भी आपने बताया कि 5.7 हो गया 7.7 से। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर पहले वाला फार्मूला कैलकुलेट करने का रखो तो 3.2 है जीडीपी की ग्रोथ रेट। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा खुशगवार होने की कोई जरूरत नहीं हो। तो चुनावों की वजह से मोदी जी को जिस तरह से यूं ब्लास्ट करने की हिटलर की तरह आदत है कि बस मैं और ये हो गया, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देश को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के इसके दूसरे पहलू जो मैंने बताए कि इकोनॉमिक फ्रीडम में 143rd हो, करप्शन इंडेक्स है, और आपका जो भुखमरी में आप 100 नंबर पे चले गए 55 से, ये सब आप समग्र रूप से हमें समझने की जरूरत होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कि ईज में जैसे आपने कह रहे हैं कि साहब बिल्डिंग के निर्माण की सुविधा जल्दी हो गई, पर बिल्डिंग की निर्माण की परमिशन लेने कौन आ रहा है आपके पास? ये तो देखिए, आप राजस्थान में ही ले लीजिए कि ये आपके सामने ही वो BIP है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग की जरूरत ही नहीं, आपने
3 साल पहले 3,30,000 करोड़ के एमओयू किए थे, 30,000 करोड़ के धरातल पर नहीं आए। मैं कह रहा हूं 13,000 करोड़ के भी धरातल पर नहीं आए। ईज तो वहां कर रखी है, सिंगल विंडो सिस्टम तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही कर गई, इससे ज्यादा ईज क्या होगी? पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, कंस्ट्रक्शन की एनओसी, आपके रजिस्ट्री की सारी चीजें तो वन विंडो पे होती थी। अब मैं जयसिंह कोठारी जी से आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट, सरकार इसको एक उपलब्धि के तौर पर देख रही है, लेकिन जब नोटबंदी और जीएसटी, नोटबंदी हुई उसके बाद जीएसटी आई जी, उसके बाद जो आर्थिक नोटबंदी के बाद से ही आर्थिक विश्लेषकों का कहीं ना कहीं मानना था कि ये निर्णय अर्थव्यवस्था को बेहाल कर देंगे, अपने अर्थव्यवस्था काफी गिर जाएगी इससे। अगर हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट के आधार पर ही क्या माना जा सकता है कि वाकई में अर्थव्यवस्था ऐसा माहौल बना हुआ है कि निवेश हो सकता है, एक अच्छे तरीके से एक उद्योगपति निवेश कर सकता है? देखिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो भी इंडेक्स आया है उसमें रैंकिंग में हमारा सुधार हुआ है। हम क्या एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम एंटर कर चुके हैं, प्रतिस्पर्धी दुनिया। जैसे दो प्रतिस्पर्धी होते हैं तो एक का मार्केट शेयर गिरता है तो दूसरे का बढ़ता है, तो दूसरे को विनर कहते हैं, जो खोता है उसको लूजर कहते हैं। ठीक इसी तरीके की ये लोकल और ग्लोबल कैपिटलिज्म या लोकल और ग्लोबल इकोनॉमी का गेम है। तो इसमें ग्लोबल पावर या वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपके ईज ऑफ डूइंग की पोजीशन पहले से बेटर हुई है, और उसके 4 पैरामीटर्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें मेन महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक उसमें बढ़ा है। उसमें एक तो गेटिंग क्रेडिट, कि आपकी उधार लेने की प्रक्रिया सरल हुई है या मनी का फ्लो। तो डिमोनेटाइजेशन हम देख रहे हैं, बैंकों के पास में पैसा पड़ा है, लेने वाला नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रही है, तो और आप उधार लीजिए और आप खर्च कीजिए, वो वातावरण हुआ। लेगा कि नहीं लेगा आदमी, जैसा आपने कहा कि इसका आगे असर क्या होगा वो आप आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन उसमें सुधार हुआ हम भी जानते हैं। तो वो लोगों के लिए ये है कि एक नया डेप्थ इकोनॉमी में जो हम जितने एंटर हुए हैं उससे आगे और कैसे बढ़ा जाए, उसका वो इंडिकेटर है। दूसरा है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो 13 से 4 पे आया है। तो वो हम जितने ये देख रहे हैं कि कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में महिलाएं भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए, इतने सरकार ने कानून कायदे इतने ला रखे हैं कि आदमी ये बिजनेसमैन के लिए कि पागल सा हो जाता है। जीएसटी और ये एक अलग बात है, उसके अलावा भी दूसरे कानून, आपके लेबर लॉ से रिलेटेड कानून, प्रोविडेंट फंड के, ईएसआई के, इतने क्लिष्ट कानून है, इतने वो हैं कि उसमें वो क्या नाम, प्रोटेक्टिंग तो है, उनका प्रोटेक्शन करना, लेकिन बिजनेसमैन के लिए वो उल्टा काम करता है और उसको काम करने के लिए वो हतोत्साहित करता है। तीसरा है पेइंग टैक्सेस, तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन दोनों से किया, उससे सब चीजें रिकॉर्डेड हो गई, आदमी को टैक्स देने का कंपल्सन हो गया। कह लीजिए पहले छुपाता था, लेकिन हर बिजनेसमैन को कह लीजिए जीएसटी के बाद एवरेज 50,000 से 1 लाख रुपया जो टैक्स है वो सरकार को किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में देना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए, वैसे देखे तो हमारे लिए, मतलब जो यहाँ का लोकल बिजनेसमैन है उसके लिए विपरीत परिस्थिति है या उस पर नेगेटिव है। सबसे बड़ा जो दिया है उन्होंने, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये सबसे बड़ा समझने की बात है कि आने वाला ये हमारा अमेरिकन कैपिटलिज्म है, इसमें क्या उधार ले हो, आपके पास नहीं है तो आप बैंकरप्ट हो जाओ, बैंकरप्ट होने के बाद दूसरे दिन फिर बैंक से आपको उधार मिलेगा और फिर आप दूसरा काम कर लो। उसके तो खतरनाक स्थिति के तौर पर ये खतरनाक है, लेकिन ये नया गेम प्लान है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें हम एंटर करेंगे। ग्रोथ कहाँ से आएगी, इसका जवाब ये फिर है कि आगे खर्च कहाँ होगा, आदमी खर्च करेगा जब भी तो ग्रोथ हो गया। तो ये उसका ये अमेरिकन कैपिटलिज्म है। तो उसमें रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में 1 से 36 हमारा पॉइंट से हम 103 पे आगे, इसमें काफी। तो हम भी देख रहे हैं कि बैंकरप्सी लॉ बन गया, उसमें अच्छे अच्छे उद्योगपति उस लिस्ट में आ रहे हैं। अभी जो हिडन है, छुपे हुए, पर मेरे ख्याल से आज की तारीख में ईमानदारी से हम अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की स्थिति देखें तो 5 से 10,000 केसेज ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंसी कानून में फिट होते हैं। तो वो हमारा विरोधी तो ये चाहता है कि आप इंसॉल्वेंट हो तो मेरी दुकान आराम से जाए। तो इसका जो दोनों असर है कि वो जो वर्ल्ड बैंक देखता है या वो ग्लोबल परिवेश में जो नजरिया है वो हमारे लोकल परिवेश में उल्टा है। खासतौर पे वो हमारे लिए वो फायदे की चीज नहीं है। फिर ये कह लीजिए कि अभी ये प्रोसेस चलेगा, ये आपका इंसॉल्वेंसी, बेरोजगारी, आपका एनपीए में, बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी, ये प्रोसेस आपका ऑन गोइंग है, आगे और बढ़ेगा। और उन खतरों को हमको पहले उन खतरों का सामना करना पड़ेगा। ये सरकार और ये आर्थिक सुधार और ये पॉइंट कुछ भी कहे, लेकिन वो एक इनमें छुपी हुई जो भावना है, वो जो छुपे हुए जो इंडिकेटर, ये चारों इंडिकेटर ये कहते हैं कि आने वाले समय में
जो लोकल बिजनेसमैन है, लोकल जो बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके सामने विपरीतता, एडवर्सिटी बढ़ेगी और इससे कम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से जयसिंह कोठारी जी ने बताया कि ये चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, वर्ल्ड बैंक अपने एक पैरामीटर्स के आधार पर एक रिपोर्ट देता है, लेकिन जो असलियत में जो व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी हैं, जीएसटी के बाद से उनको काफी परेशान, छोटे मझले हर तरह के व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक मैं इस बारे में जो अनिल शाह जी उनसे जानना चाहूंगा कि जब व्यापारियों से एक पॉइंट और दूंगा मैं, आप ये दूसरे जो रैंकिंग के पॉइंट है, स्टार्टिंग बिजनेस वो 155 से 156 पे गया, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं। तो रियल में स्टार्टिंग बिजनेस तो हमारे लिए तो वो है ना काम की चीज, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आपका डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट 185 से 181, बहुत मामूली सा परिवर्तन उसका है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 26 से 29। अब आने वाले समय में हम नया इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो रहा है, तो उसकी भी कोई सरप्लस है सब स्टेट के पास में बिजली का, तो इसलिए वो भी कोई मायना नहीं रखता। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी 138 से 154 पे पहुंचे हम, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना, इसमें ज्यादा तकलीफ है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर 143 से 146, आप दूसरे देश से व्यापार करना और तकलीफ वाला हुआ है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट 172 से 164, इसमें थोड़ा बहुत सुधार है कि रेगुलेटर जो एजेंसी है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो हमारी जुडिशियरी और वो है, वो सब उसको डील करती है। ओवरऑल रैंकिंग में 130 से हम 100 पॉइंट पे आए हैं। लेकिन ये 4 मुद्दे जो मैंने बताए हैं, सबसे ज्यादा इनमें बढ़ोतरी हुई। ये चारों इंडियन इकोनॉमी या इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेसमैन के लिए एडवर्सिटी ही क्रिएट करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। मैं आपसे इस बात का जवाब जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि केवल एक नई रैंकिंग आने से जो व्यापारी है उसके लिए एक उत्साह का माहौल तैयार होता है? जैसे कि जयसिंह कोठारी जी ने कहा कि एक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं व्यापारी के लिए, बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो। जीएसटी आने के बाद से व्यापारियों की लगातार शिकायतें रही हैं। व्यापारियों से कई बार जब हमने भी सवाल पूछा है तो उनका यही कहना है कि वो काफी इसमें पेचीदगियों से परेशानी है और काफी परेशानियां उनकी बड़ी हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे। इस पे आप क्या? नहीं, मैं जो ईज टू डू बिजनेस की बात कर रहे हैं, कोठारी जी जीएसटी पर अगर डिस्कस करना चाहेंगे जीएसटी भी कर सकते हैं, पर जीएसटी का अगर मुद्दा है, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, प्रोसीजरल पार्ट है। एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर में खामियां हैं और सुधार संवेदनशील सरकार है, समय समय पर परिवर्तन करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी के नहीं है। आप कह रहे हैं कि जीएसटी से परेशानियां बढ़ रही है, तो नहीं, वो पैरामीटर्स में कह रहे हैं कि इन्होंने पूछा जीएसटी के कारण पेचीदगियां बढ़ रही है, मैं तो जो पूछ रहे हैं ये उसका जवाब दे रहा हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मुद्दा है, लेकिन जीएसटी जो है, व्यापारी जीएसटी जो कोई बिजनेस करेगा वो उससे जुड़ा हुआ तो है, बिल्कुल है, बिना उससे जुड़े व्यापार तो नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ जीएसटी उसके लिए जीएसटी में जो आप चाहते हैं सुधार की बात है, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके अंदर जो सुधार की संभावनाएं हैं, प्रोसीजरल पार्ट में सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिसके अंदर सुधार की संभावनाएं हैं और सुधार कर रही है सरकार समय समय पर। एक तो जीएसटी की बात ही हो गई, दूसरे मुद्दे की बात हुई कुछ रैंकिंग इन्होंने कहा बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं जो अरे ओवरऑल पे आइए ना, ओवरऑल तो गड़बड़ है, मतलब जो अपने पक्ष की बात है वो सही है और जो विपक्ष की बात है वो गलत है। ये तो नहीं होगा कि 100 रैंकिंग है वो तो मानने को तैयार नहीं है 130 से, लेकिन वो 146 से 143 से 146 हो गई, वो प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा नहीं है। अगर समग्र चीज को डिस्कशन कर रहे हैं तो उस पर कीजिए। अगर जैसे मैं बताऊं, इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कहा कि 5 इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए साहब उनके लिए ईज टू डू बिजनेस हो गया। ये चीजें राहुल गांधी समझ इतनी है कि ईज टू बिजनेस क्या होता है ये नहीं समझते हैं। जैसे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए वो डिक्टेटर की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ईज टू बिजनेस को नहीं समझते हैं, उनको समझा क्या बताया जाएगा जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है, किन किन चीजों की परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट तो साफ दिख रहा है। निर्यात आयात के अंदर देखिए, आप एफडीआई के अंदर देखिए जो फैसिलिटीज बढ़ी हैं। आप जैसे बता रहे थे पोर्ट के अंदर, पोर्ट के ऊपर माल आने के ऊपर जो कंप्लायंसेस थी उन कंप्लायंस में इतना रिड्यूस हुआ है तो टाइम सेविंग हुआ। डेफिनेटली मैं नहीं कर रहा हूं सब सुधार हो गया, प्लस उनका जो पोर्ट के अंदर जो माल आ रहा है उसे कंप्लायंसेस के अंदर जब कमी आ गई है तो टाइम की सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी तो कॉस्ट सेविंग होगी, जब कॉस्ट सेविंग होगी तो अल्टीमेटली इंडियन बिजनेसमैन को फायदा है। अब उसमें 5 को हो रहा है, 50 को हो रहा है, 5000 को हो रहा है, ये आंकलन कांग्रेस कर सकती है, मैं नहीं कर सकता कि कितने लोगों को फायदा होगा व्यापार के अंदर। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर 5 के अलावा मैं समझता हूं कि जिन जिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको फायदा होगा। दूसरी बात रही इंसॉल्वेंसी एक्ट की बात, डेफिनेटली कोठारी जी बहुत अच्छी बात की इंसॉल्वेंसी, लेकिन मेरा मानना है कि इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा। जैसा कहा गया है इंसॉल्वेंसी के अंदर यह भी होगा जो आज कुछ लोग डिफॉल्टर इंटेंशनली
बन जाते हैं, उन डिफॉल्टर्स होगा, अभी तक उन पर एक्शन बहुत आसान नहीं हो पाता है। इसमें टाइम बाउंडेड एक्शन होगा, जैसे ये कह रहे हैं ना कि लेकर के ले जाएगा, जो चोरी कर करके जो डिफॉल्टर होगा पेमेंट टाइम पर नहीं करेगा, अगर वो इंसॉल्वेंसी कर रहा है तो उसके रिकवरी के लिए इतने फास्ट टाइम बाउंडेड 3 महीने में ये डिसीजन होगा, 6 महीने का, मतलब कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा उसके लिए, है 3 मंथ्स के अंदर, और उसको विद इन फर्दर 3 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट आएगी और अकॉर्डिंगली तो जो असेट्स उसकी है वो एक्वायर हो जाएगी। एक्वायर होगी तो डेफिनेट ऐसा, मतलब जो आदमी का इंटेंशनली लोग पैसा खा जाते हैं बैंकों का, उस पर रोक लगेगी। मैं कोटारी जी को दावे के साथ कहता हूं, अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो उसके अंदर जो खाने वाले के खिलाफ जो कानून बन रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं, ये इंप्रूवमेंट होगा डेफिनेटली। ईमानदारी का जो बिजनेसमैन है, जो केवल फर्जी कागजों के बेसिस पे पैसा लेते हैं, वो लेंगे नहीं, एक्चुअल में जो बिजनेसमैन होगा वो पैसा लेगा और उसका फायदा लेगा, और उससे जब आपको इकोनॉमी एक ऐसी नहीं है कि जैसे इन्होंने बताया बेरोजगारी, मैं कह रहा हूं कि डूइंग ईज टू डूइंग कितना हुआ एक अलग विषय हो सकता है चर्चा का, लेकिन अगर ईज टू डूइंग बिजनेस होगा तो हर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, चाहे उसे भुखमरी का हो, चाहे व्यापार का हो, टैक्स कलेक्शन का हो, जीडीपी का हो, ये तो एक पार्ट है। अगर आपको किसी को रोजगार देंगे तो भूख से बचत होगी, उसकी भूख होगी। तो ये मैं कह रहा हूं, मैं ये क्यों बढ़ रहा, मैं कह रहा हूं अभी अपन अगर इस पे चर्चा लेंगे समग्र, अगर इज टू डूइंग बिजनेस में फायदा हुआ है तो डेफिनेटली उनके अंदर भी फायदा होगा, मेरा मानना ये नहीं। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा रीजन है। भ्रष्टाचार की वजह से उद्योगपति अपना निवेश करने से बचते हैं, उद्योग लगाने में कई जगह रुकावटों का सामना करना पड़ता है। वो कैसे, मैं उस पर भी आना चाह रहा था, भ्रष्टाचार के मुद्दे के। भ्रष्टाचार के अंदर भी पहले के मुकाबले में आज लगाम लगी, मैं नहीं कह रहा हूं खत्म हो गया। अब देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं देता हूं उदाहरण आपको, मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं आपको। देखिए लोअर लेवल पर भ्रष्टाचार में कमी का कोई आंकड़ा नहीं, मैं भी नहीं मानता उस पर कमी हुई है, लेकिन हायर लेवल के ऊपर आज मैं जानता हूं जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की बिजनेसमैन को परमिशन देने की होती, परमिशन ही खत्म हो रही है। लाल फीताशाही और जो जितनी परमिशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो जब खत्म हो जाएगी तो फिर किस चीज की पैसा देगा? रिफंड इनकम टैक्स का देखिए, ऑटोमेटिकली 15 डेज के अंदर से 3 महीने के अंदर रिफंड जो 10% 20% रिश्वतखोरी होती थी सब खत्म हो रही है। तो जिस तरह से ये ऐसे ही बड़े लेवल के ऊपर आप जाइए, छोटे लेवल पर मैं नहीं कह रहा हूं खत्म हुआ है, बड़े लेवल के ऊपर काफी चोट पड़ी है भ्रष्टाचार के ऊपर। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन चल रहा है, उसका प्रभाव है ये डेफिनेटली इसको मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कमी नहीं, खत्म नहीं हुआ है, कमी जरूर आई है और इस और कदम बढ़ाए जा रहे हैं और इस पर और ज्यादा प्रयास होंगे इस भाजपा सरकार के द्वारा। सुशील जी आप बताएं, जवाब दें इस बात का कि भ्रष्टाचार और जो बाकी इन्होंने बात कही इज टू डूइंग बिजनेस के। एक तो सेठिया साहब जय सिंह जी की बात है, जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है आप फरमा रहे हैं, बैंकों में पैसा जमा जरूर हो गया, लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड है ये बात भारत सरकार की रिपोर्ट में कि अगस्त 2012 में जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो 18% थी और अगस्त 2017 में क्रेडिट ग्रोथ ऑल टाइम लो 4.1% है। बैंकों में अगर पैसा पड़ा उसका क्या मतलब है? इसीलिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं वो आपने ठीक भरमाया, मैं क्योंकि आपने कहा भी पैसा पड़ा है ले लोन, पर लोन कोई ले नहीं रहा है, क्रेडिट ग्रोथ घटती जा रही है डे बाय डे। अब क्रेडिट ग्रोथ घट रही है तो इसका मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बावजूद बिजनेस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमें या तो इन 10 पैरामीटर्स पे बहस को कर लें या बिजनेस ग्रोथ से पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो मुझे मेरी बात कहने दें। और वो बात चूंकि आपने ट्रांसफर कर दी है, आपने 10 पैरामीटर्स को बड़े अच्छी तरह से बताया, तो जो क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है नंबर 1। नंबर 2, स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी स्थिति यह है कि फिस्कल डेफिसिट टोटल टारगेट है 17-18 का 5,44,000 करोड़, अगस्त 17 में एग्जॉस्ट हो गया 5,06,000 करोड़, 93%, 97%। आप समझिए कहां स्टेट की हालत है, केंद्र सरकार की हालत कहां खड़ी है, तो देश कहां मतलब इकोनॉमिक आईसीयू क्यों कहा, इसलिए मैंने कहा। अब आ गई बात कि आपने कहा कि साहब भ्रष्टाचार की बात, मैं वो जो स्टार्टअप और भ्रष्टाचार दोनों का एक उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एक वहां की सिविल कोर्ट ने उस वेब चैनल पे स्टे लगा दिया है, तो क्या पता ये मुझे नीचे उतरते ही गिरफ्तार करा दें। तो भाई इस देश में 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए कैसे बनाते हैं, ये इस देश में ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है। इसलिए उन लोगों को तो वो भ्रष्ट नहीं है, बहुत ईमानदार लोग हैं, क्योंकि उनको देश ने मैंडेट दे दिया है। और अभी उसमें आज उसी चैनल ने एक और दुस्साहस किया है, एक शौर्य गाथा
जारी की है। आपने पढ़ लिया होगा आपने। अजीत डोभाल जी का लड़का है शौर्य डोभाल, वो वो चलाते हैं इंडिया फाउंडेशन और उसके वो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। और दूसरे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट उसके जो है वो राम माधव जी हैं जो आरएसएस से बीजेपी में महामंत्री बने हैं। और उनके नीचे डायरेक्टर्स हैं देश की रक्षा मंत्री और देश के 2-3 अन्य प्रभावी मंत्री। और वो जो फंक्शंस करते हैं उनका खर्चा कहां से आता है, उस चैनल ने पूछा उनसे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जो फंक्शंस उन्होंने किए उसमें इटली की एक रक्षा सौदों की कंपनी, एक बोइंग विमान की कंपनियां, उनके प्रतिनिधि आते हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये एक्टिविटी मैं नहीं कह रहा कि भ्रष्ट है, ये बहुत ईमानदार एक्टिविटी है। क्योंकि देश की नागपुर से संबंधित आए हुए महामंत्री जिसके कर्ता धर्ता हैं वो बेईमान कैसे हो सकते हैं? बेईमान तो पाप है, ये सब मोदी जी के भाषा पे जो बोल रहे हैं पापी तो हम हैं, वो तो सब ईमानदार है। मैं तो बता रहा हूं कि इस देश में नया फिनोमिना चल रहा है ईमानदारी का। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार ऊपर कम हुआ है, क्योंकि ये तो सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं और हमें आपने कह दिया तो हम बेईमान हैं। 3.5-4 साल में आज तक एक FIR तो आपने दर्ज कराई नहीं हमारे खिलाफ कि हमने ये घोटाला कर दिया 2G में कि कोयले में किसी में भी किसी को अंदर किया क्या आपने? इसलिए इस भ्रष्टाचार ऊपर है कि नहीं है, ये तो रैलियों में खाली पड़ी कुर्सियों का किराया देते हो, शर्म और आनी चाहिए, उसको देखो। इसलिए ये हमें सीख मत बताओ, बस इस विषय पे आओ। तो मैंने बाद में उसी को रिपीट करूंगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोर सेक्टर है 8 उसकी ग्रोथ 3.1 से 2.4 हुई है। और जो GVA आउटपुट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यू विल वंडर टू नो एंड सैड टू स्पीक कि 10% से 1.2% हो गई है। और ये RBI से लाया हूं मैं, कहीं और से नहीं लाया। मैं 1 साल बाद आया हूं इसलिए याद नहीं कर पाया। आप रेगुलर बुलाओगे तो मैं ये मोबाइल नहीं पढ़ूंगा। और फिस्कल डेफिसिट 3% का कानून है जयसिंह जी, 3.2 इन्होंने किया। अब ये जो अभी इन्होंने वो जो मॉनिटरी सपोर्ट वगैरह की जो रिलीज किए 2 लाख करोड़ का पैकेज किया है, पहले ही बॉन्ड लोग वो लोग किया है ना, उससे 3.7 की लिमिट पे पहुंच जाएंगे। तो आप ले जा कहां रहे हो इकोनॉमी को? आप जॉब क्रिएट कर नहीं पा रहे हो, लोगों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर सिंक हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, पैसा उसके पास है नहीं। तो वेयर यू आर टेकिंग ऑफ द कंट्री, आई डोंट नो, यू आर सिंकिंग द होल सिस्टम। मैं जयसिंह कोठारी जी से जानना चाहूंगा कि सर जिस तरह से जो उद्योग के लिए जो एक माहौल चाहिए होता है प्रॉपर निवेश का, एक जिस तरह से मैंने भ्रष्टाचार के बारे में पूछा, भ्रष्टाचार एक बड़ा अवरोधक है कि हर जगह उसको लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है। और इकोनॉमी में जिस तरह की जो भी हालात जो हैं, जो ग्रोथ है उद्योग मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की जो डिस्क्रीज हुए, उस पर क्या लगता है आपको कि ये भ्रष्टाचार और इसके बाद कोई निवेशक आकर्षित हो पाएगा? कैसे ये एक माहौल बना पाएंगे फिर? देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि कोई आज ही क्रिएट हुआ है। ये हम जब से पैदा हुए, जब से वर्षों से चल रहा है। अब इसका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। सबसे बड़ी जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि हमारे सिस्टम में से डिमांड खत्म हो रही है जी। सब गाजेबाजी क्या होते हैं, ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो हमारा सप्लाई का डिमांड खत्म हो रही है, इसलिए जो हमारे पास है वो भी एक्सेस हो रहा है। और उस एक्सेस को बेचना अभी हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको नहीं आता। ये नया दौर है कि उसको कैसे बेचा जाए। एक दूसरा परिवर्तन जो है, जो ग्लोबल परिवेश की बात करते हैं, उसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग लेस इंडस्ट्रियल सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की मिनिमम जरूरत हो, उसकी जगह शिफ्ट हो जाता है असेंबलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको यहाँ एक रोकना चाहूंगा, अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और इस बारे में जयसिंह कोठारी जी से जो अभी जो बता रहे थे, जिस तरह से जो हालात हैं उसके बारे में जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जो बिजनेस सुधारों को लेके, भारत में बिजनेस सुधार को लेके रिपोर्ट दी है,
वर्ल्ड बैंक ने, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। मैं जयसिंह कोठारी जी के पास जाना चाहूंगा। जो सर मैंने आपसे जो सवाल पहले किया था एक भ्रष्टाचार को लेकर, लाल फीताशाही को लेकर, उसका चूंकि जैसा आपने कहा कि पहले से भ्रष्टाचार पहले से है, लेकिन जो उद्योग लगाने जो भ्रष्टाचार का जब सामना करना पड़ता है किसी उद्योगपति को, तो उसका एक मोरल डाउन हो जाता है और फिर वो उस निवेश से बचता है। उस पे है मैं आपका जानना चाहूंगा। वो आपका कहना ठीक है, ये बात करने के लिए और उसके लिए अच्छा लगता है कि ये है, लेकिन जो रूट कॉज मैंने बताया, जब पहले डिमांड बहुत थी तब आदमी मनमांगा पैसा देकर काम कराता था, परमिट लेता था और इंडस्ट्री चलाता था। अब क्या है, डिमांड खत्म हो गई। अब जैसे आपने कहा बेरोजगारी रही है, अब भाई कोई नए प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के भ्रष्टाचार कहां से होगा? भाई मेरे को तो काम ही नहीं है, तो कहां से पैसे देना है? तो दोनों चीजों में फर्क है। आप तो इसका मतलब ये है कि वो डिमांड क्यों खत्म हुई है, उसका हमको कारण ढूंढने की जरूरत है। वो कोई बीजेपी से मतलब नहीं है, उसका कांग्रेस से मतलब नहीं है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसको समझना भी इतना आसान नहीं है। तो वो अब जो समझने के जो अगली थ्रेट है वो डिमांड खत्म होने की है। डिमांड खत्म होगी तो ये इंसॉल्वेंसी ये चलेंगे, बेरोजगारी भी चलेगी, वो भी चलेगी। तो हमारा अभी कंट्री का हम 10 साल में क्या करना चाहते हैं, कंट्री का कोई डायरेक्शन तय नहीं है। अब वो जो आया आर्थिक सुधार के नाम पे जो कर लिया, बस वो डायरेक्शन है। उस आर्थिक सुधार के परिणाम क्या होंगे कोई नहीं जानता। डिमोनेटाइजेशन के क्या परिणाम होंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जीएसटी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उसके परिणाम हमारे सामने। तो जो भी आर्थिक सुधार होते हैं उसका मतलब एक नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको, ग्लोबल वर्सेज ये पॉलिटिक्स वर्सेज इकोनॉमिक्स की लड़ाई है, ऐसा मानिए आप। तो वो उसकी थ्योरी है या उसकी प्रवृत्ति है कि वो हमेशा पॉलिटिक्स को 3 पहिए की कुर्सी पे बिठा के रखना है मेरे को, तो इनस्टेबल जोन में रखना। तो वो जब भी आप स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिक्स में, वो ऐसा फंडा लाएगी कि वो इनस्टेबल जोन में खड़ी हो जाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझने की बात है कि अल्टीमेटली हम जिस पावर से या जिस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है, उस सिस्टम की प्रवृत्ति को कैसे समझें, उसकी तोड़ कैसे निकालें, हमारे कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या क्या हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है उसको कैसे ग्रो करें। आपको ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर सरकारी चलाने उससे नहीं होता। आप प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी को ये काम दीजिए आप, और साला पूरे 2 साल में 5 साल में देखो आप हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे आप स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी खोल देगी। आज स्कूलें चलाती है, आज हॉस्पिटल चलाती है, वो चला, और जो बाजार में बिकेगा वो चलाएगी। सरकार की तो ये लिखा है मेरे को तो ये नाई धोबी चमार बनाने, उनका जमाना ही नहीं है। अब आपका मैन्युफैक्चर इतनी बढ़िया मशीन है, सब चीजें आ रही है, उनका जमाना ही खत्म हो रहा है, रोबोट आ रहे हैं उनकी जगह। तो कई काम ऐसे करने के हैं जो नीचे के लेवल पे, ये सब ऊपरी काम है, कानूनी काम है, जो है वो गिनाने के काम है। जमीनी स्तर पे जो है वो के काम। आज मान लीजिए मेरे पास में एक रिको का प्लॉट है, मैं नीचे मेरा काम कर रहा हूँ, ऊपर मेरा खाली पड़ा, मैं कर रहा हूँ उस पर 1 मंजिल में और चढ़ा के 50 जनों को रोजगार देने का कोई काम करना चाहता हूँ। रिको करण नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये तो आपकी सर्विस इंडस्ट्री में आता है, ये कॉमर्शियल में आता है, आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट है ये। तो कुल मिला के हमारा होना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है तो मैं 50 आदमियों को रोजगार, उसका ध्यान रखना। अब इंडस्ट्रीज का जमाना ही खत्म हो रहा है, आप उसको लिए बैठे हो, लाल किताब को 50 साल पहले बनाई थी साला, इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री। तो अब है असेंबलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि एक प्रोडक्ट की डिजाइन एक कंट्री में बने, दूसरे 6 कंट्री में उसके अलग अलग पार्ट्स बने, 7वें कंट्री में वो असेंबल हो, दूसरे 10 कंट्री में वो बिके, और उसका जो पैसा है वो कोई 12वीं 15वीं कंट्री में इन्वेस्ट हो। ऐसे जमाने में हम एंटर कर चुके हैं। तो इसके लिए ये हमारे इंडस्ट्री लीडर भी नहीं समझ रहे हैं, हमारा बिजनेसमैन भी नहीं समझना चाहता इस चीज को कि ये नया दौर है, ये है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। जो रास्ता आपने पकड़ा है उसके पिटफॉल तो आपको भुगतने पड़ेंगे, केवल सरकार को कोसने से उसका रास्ता भी नहीं निकल जाएगा। तो ये हर कई सेक्टर हैं, कई इसके मतलब पहलू हैं जिनको समझने की जरूरत है। उस ढंग से ये हमको, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी आ गई ना, आप ये इंसॉल्वेंसी तो आज अमेरिका पिछले 50 साल से 60 साल से इससे चल रहा है, तो हमको भी चलना पड़ेगा। तो अभी विनर्स लूजर्स गेम है, ऐसा मान लीजिए आप, इसमें 100% कोई विनर नहीं रह सकता और न 100% लूजर। अब आपको विनर बनने का फॉर्मूला अगर लाना है तो आपको पहले एक टेबल पे बैठना होगा, हमारी प्रॉब्लम को समझना होगा। उसके अनुसार केवल आप बीजेपी को आप गाली दे दें या कांग्रेस को सपोर्ट कर दें, उससे ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने वाला। राजनीतिक पार्टी से ये नहीं, इकोनॉमिक्स का गेम है, तो उसको इकोनॉमिक्स, या जब दुनिया एक बाजार व्यापार का एक ही मार्केट हो गया तो उस चीज को समझो आप। बिल्कुल, मैं अनिल शाह जी से जानना चाहूंगा, जिस तरह से कोठारी जी ने कहा कि जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए, केवल चूंकि एक आर्थिक सुधार के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी जिस तरह से जो सरकार अपने प्रयास करती है,
जमीनी स्तर पर इतना कॉम्प्लेक्स जटिलता हो जाती है कि एक व्यापारी के लिए कि वो अपने उद्योग को विकसित नहीं कर पाता, उसको एक नया रूप नहीं दे पाता, और रोजगार भी उससे ही जुड़ा हुआ है, लोगों का रोजगार। वो उस पर कैसे सरकार काम करेगी, कैसे उसको इंप्रूव कर सकती है? देखिए, सरकार जिस जिस क्षेत्र में जो आवश्यकताएं होती है उसके हिसाब से सोचती है। जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम बीजेपी लाई है, तो कोठारी जी कह रहे हैं उसी का ही एक पार्ट है वो। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया के अंदर यही है कि केवल इंपोर्ट नहीं हो, कुछ चीजें वही है, कुछ पार्ट्स आएंगे, असेंबल होंगे, यही चल रहा है। अभी मैं कह रहा हूं जयपुर के अंदर एक फैक्ट्री लगी जिसके अंदर बल्ब बनाने का जो काम है, उसमें जो उसकी चिप होती है वो चाइना से इंपोर्ट हो रही है, ताइवान से हो रही है इंपोर्ट, और अल्टीमेटली पूरा बल्ब यहाँ बन रहा है। तो ये सब चीजें, ये मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो लाया गया है, ये इसी आधार पर लाया गया। कुछ चीजें ऐसी सतही तौर पर आप छोटे लेवल पे देखें तो स्किल इंडिया का जो काम चल रहा है गांव-गांव के अंदर, ये बहुत बड़ा लेवल पे काम हो रहा है। इसके रिजल्ट आएंगे, लेकिन 2-3 साल 4 साल लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रहे हैं। केवल जैसे ये कह रहे हैं कि केवल नाई धोबी का, मैं नहीं समझता हूं उसमें नाई धोबी का काम है। उसके अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, उसमें सबसे ज्यादा नॉलेज लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, कंप्यूटर से जो नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो साइट बनाने का काम है, नए ये जो सेल्फ ये करने का, यही चीज सिखाई जा रही है उसके अंदर। तो देखिए, कुछ एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है। आज की तारीख में ऑर्डिनरी वर्क हो गए। हमको ये है कि आने वाले 10 साल बाद में दुनिया में हमको किस चीज में लीडरशिप हासिल करनी है, वो दिशा का अभाव मैं मानता हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हर, देखिए, इंप्रूवमेंट की संभावनाएं सब जगह है। ये स्किल इंडिया भी आया, लेके आए। अब उसके अंदर जैसे बता रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर कुछ खामियां हो, कुछ और परिवर्तनशील, तो जब नए दौर में है, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आ गए हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से आपको आवश्यकताओं के हिसाब से अपना वो ढालना पड़ेगा। एक बार इसका ये नहीं कि जम के बैठ जाएं, और पहला ऐसा कोई कदम नहीं हो सकता कि ये फुल प्रूफ सिस्टम है कि ये चीज हम ला देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप एक कदम बढ़ा रहे हो, 2 कदम बढ़ा रहे हो, चाहे उसे पता लगा नहीं यार ये इसमें नहीं है, ये ठीक चीज नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज सिखा भी देंगे लोगों को, हम ट्रेंड भी कर देंगे, इसके लिए रोजगार नहीं मिलेगा इस काम के लिए, तो आपको दूसरा आइडिया निकालने पड़ेंगे, वो भी चलेगा, वो कम दौर में चलेगा, कुछ और काम सिखाए जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि भाई एक चीज पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूं कि हमारा एम क्या है, हमारा एम क्या है ये तय होना चाहिए। और जो कोठारी ने कहा कि हम दिशाहीन नहीं हैं, बिल्कुल भी दिशाहीन नहीं है, बिल्कुल दिशा हमारी तय है कि कैसे गरीबों की, कैसे लोगों की भुखमरी की समस्या को निदान किया जाए, उस और काम हो रहा है। हाँ, उसका रिजल्ट जो है हो सकता है कि आज सेटिस्फाइड कोठारी जी नहीं हो, लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे उसके ऊपर ईमानदारी से केंद्र सरकार और राज्य की सरकार उस पर काम कर रही है। जैसे बताऊं, छोटा सा उदाहरण रिको का बताया। अब रिको के अंदर पहले लैंड कन्वर्जन के अंदर बहुत इश्यूज रहते थे, 10,000 मीटर से ज्यादा लैंड होगी तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाता था मैटर। आजकल कलेक्टर्स को पावर दे दिए गए, कितने मीटर, मुझे एक्चुअली 10,000 मीटर का आइडिया नहीं है, लेकिन जितना भी है कि कलेक्टर्स को पावर है, इतने तक बीघा जमीन है, इतना रिको क्योंकि मैंने इसलिए नाम लिया है कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का करना चाहिए, परमिशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब जीएसटी आ गई, सर्विस और इंडस्ट्री एक हो गई, तो उनको भी अपने करना चाहिए। नहीं, जैसे अभी हुआ सर रिको के अंदर कुछ एरिया में इन्होंने किया, पहले क्या था कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रेजिडेंशियल अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अभी हुआ है, अब इन्होंने कर दिया कि एक आप अगर इंडस्ट्री चला रहे हो तो उस पर आपको अपने स्टाफ के लिए और उनके लिए रेजिडेंशियल यूनिट बना सकते हो। तो ये परिवर्तन आया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये संवेदनशीलता की निशानी है, परिचायक है बीजेपी सरकार की। जब जब समस्या है और इंप्रूवमेंट की, व्यापारी को क्या चाहिए, उद्योगपति को क्या चाहिए, अननेसेसरीली उसको अपने स्टाफ के लिए दूर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने रेजिडेंशियल अलाउ कर दिया। हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो गवर्नमेंट का सेटअप है, वो इंप्रूवमेंट की संभावना है। हम रिएक्टिव है, हम प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव नहीं है हम, तो अब ये बिल्कुल मैं इस बात पे प्रोएक्टिव नहीं होंगे इस दुनिया में आप लीडर नहीं बन सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। 10 साल बाद की संभावना पे आप काम कीजिए। उस संभावना के लिए आप जितना करना है, आप 10 दिन 50 दिन मंथन आप कर लीजिए आप, लेकिन उस संभावना को आप कैलकुलेट करके उस पर आप काम करना चाहिए। जी बताएं। आप दोनों महाशय जिस ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, उसमें चूंकि भाजपा सरकार का आपने नाम लिया तो मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं सरकार से आपका नहीं है, पर आपने लिया ना साहब, मैं तो लूंगा ही साहब, मेरे को तो लेना ही है। तो मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं, आलोचना भी नहीं कर रहा। अभी ग्लोबलाइजेशन के युग में बाबा रामदेव तो अपने विज्ञापनों में कहे कि देशभक्त हो तो मेरा सामान खरीदो, देशद्रोही हो तो मत खरीदो। ये ग्लोबलाइजेशन में फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन विज्ञापनों पर रोक लगाया तो भाषा दूसरी कर दी, मतलब वही है। पर कल फूड फेस्टिवल था जिसमें मोदी जी ने खुद भाग लिया, जेटली जी ने भाग लिया, एमओयू हुए 66,000 करोड़ के।
भारतीय कंपनी एक ही थी जिसके साथ 10,000 करोड़ का एमओयू हुआ है, पतंजलि, और किसी भारतीय फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ एमओयू नहीं किया। बाकी 56,000 करोड़ के एमओयू विदेशी कंपनियों के साथ किए। तो शायद अगर इसको आप मानते हैं कि मेक इन इंडिया है, तो आप इसके साथ खुश हो लें। ये भारतीय युवा तो आपको इसमें कोई दुआ देने वाले हैं नहीं। इसमें दूसरी बात, नहीं, मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। अब आप आइए, आपने जो बात कही साहब, मुझे ये तो आप मानेंगे ना कि जिस सरकार की उद्योगपति को परेशान नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, पर सरकार के हाथ में जो कलम है उस पर तो सरकार इफेक्टिवली काम करे। आप आप कह रहे हो प्रोएक्टिवली, मैं कह रहा हूं रिएक्टिव तो करे। आप उठा के देख लीजिए NHAI की वेबसाइट, 3 साल से रगड़पच्ची करने के बाद 20 कंपनियों को परसों ब्लैकलिस्ट किया इन्होंने, जो हाईवे प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही। वाई 3 इयर्स? मैं कहूंगा कि अंडर द टेबल नेगोशिएशन चल रहे थे, इतनी LD लगाऊंगा और नहीं तो इतने पैसे दे, उस पर सौदा तय नहीं हुआ, उनको आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया। बोलिए ऐसा, अब अगर ये पहले होता था तब क्यों नहीं होता? आपके कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए हैं कि आप ऐसे नहीं हो? 116 MP तो हमारे ही हैं आपकी पार्टी में, रोज तो हमारे लोग ले जाते हो आप उठा उठा के पैसे से, तो फिर आपकी ऑनेस्ट पार्टी कहां से हो गई? तो आप ये तो कह नहीं सकते कि जो जिसने ह्यूमन बीइंग है इस पार्टी में तो करप्शन करेगा और हमारे यहां आ गया तो करप्शन नहीं करेगा। तो गडकरी जी के खुद के दुनिया भर के घोटाले कंपनियों के पूर्ति कंपनी के थे, तो उसकी वजह से उनको अध्यक्ष नहीं बनाया, फिर राजनाथ सिंह को बनाया, जो कुछ भी था। तो कहने का तात्पर्य है कि ये रिएक्टिव काम करने में भी आप 3-3 साल लगाते हो कोठारी साहब, तो काहे की गवर्नमेंट है? फिस्कल मैनेजमेंट की इतनी पुअर हालात, 93% आपने 5 महीनों में बर्बाद कर दिया। यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दी कंट्री। कोठारी जी से जानना चाहूंगा सर, जैसे कि अभी आपने जिस तरह से बताया कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, कि पहले ये हम सोचें कि आने वाले जो 10 साल हैं उसमें आर्थिक जगत में या दुनिया में क्या बदलाव हो सकेंगे, हमें अपने आप को किस लेवल पे देखना है, ये सब चीजें पहले ही सोचनी होंगी। अब जो आज की जो वर्तमान की जो परिदृश्य बना हुआ है आर्थिक जगत में और जो आने वाला समय है, उसको आप किस तरह देखते हैं और क्या मोटे बदलाव आप समझते हैं कि होने चाहिए? मेरा ये मानना है कि अब आप सरकार और समाज का जो रिश्ता है वो तेजी से टूट रहा है, अलग हो रहा है। तो नई एक इकोनॉमी जन्म ले रही है, सोशल इकोनॉमी। गवर्नमेंट का तो ये हमको इतना % ग्रोथ करनी, इतना %, इसके अलावा गवर्नमेंट के पास में कोई फार्मूला नहीं है। फ्री इकोनॉमी में यही होता है, या जिस भी व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया है उसका मतलब ये होता है कोई पैसे बांटने का काम करो, अब जो होगा भाई उधार लो और घी पियो, अपने वो रास्ता पकड़ लिया, ठीक है, दैट्स ऑल। उससे एक सोशल इकोनॉमी डेवलप होती है। तो हमको सोशल इकोनॉमी का परिवर्तन पिछले 50 सालों में अमेरिका ने इसको अपनाया, यूरोप ने अपनाया, चाइना ने अपनाया, उसके हमारे पास में डाटाज हैं, उसका ट्रेंड है। उस ट्रेंड को पकड़ के हमको प्रोएक्टिव काम करना चाहिए कि अगले 10 साल की नीड क्या होगी, टेक्नोलॉजी से कौन कौन से उद्योग धंधे आउट होंगे, तो हम अभी से रूपरेखा बनाएं। उसकी जगह कौन से नई सर्विसेज आएंगी, उसका हम आज ही ब्लूप्रिंट बनाएं। आदमी कैसे होगा, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, उसकी खर्च करने की पावर क्या होगी, शादी ब्याहों का स्वरूप क्या होगा, खान पान का स्वरूप क्या होगा, उस ढंग से हमारी जो प्लानिंग है। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे आप चले जाइए, पूरे लेके आप कहीं पे भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक लीगल वे में कोई एक ऐसी दुकान हो जहां से आप ठहर कर कोई फ्रूट खरीद सकते हो। क्यों? आप कहां जाएगा वो फ्रूट लेने के लिए? तो कोई एक कोना आप बना दीजिए जहां पे 5, 7, 10 फ्रूट वाले, चलो इतना बड़े यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े कॉलेजेज है, कहीं पे भी आप लेके वो लोगों की जरूरत है। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम करने की जरूरत है। अब वो सोशल, और वो अगर सोसाइटी के लिए आपने काम नहीं किया तो वो फिर आपको, जैसे एक बात आपने कही जो कि उधार लेके घी पीने वाली जो बात, जैसे हमारे भारतीय समाज में उधार लेके घी पीना, जैसे जब पुरानी हम बात भी करते हैं तो उसको बुरे तौर पे देखा जाता है। वो बुरे उसी का परिणाम है कि आदमी उधार नहीं ले रहा, वो डर गया। डिमांड क्यों खत्म हो गई कि ये सरकार कहती है अगले 11-12 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकरों के उनके साथ में एक मीटिंग बुलाई जिसमें जेटली जी आएंगे।
वो यही डिस्कस करेंगे कि उधार का इसको उसका मतलब पेनिट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इसका प्लान बताओ। सेंटिमेंटल तो इकोनॉमी है, विरोधाभास है नहीं है। सरकार तो कहती है उधार के बिना ग्रोथ नहीं होगी। सोसाइटी हमारे जैन धर्म का आदमियों में हम चलते हैं सीमा संयम तपस्या का पालन करते हैं, तो आप वो सीमा उसको तोड़ना चाहते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसीलिए कार्य और वो टूटेगी अल्टीमेटली। हम नहीं करेंगे, 5 साल आने वाली पीढ़ी कर लेगी उसको, आप उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि उसको बैलेंस बना के कैसे चले। एक ही दिन में आप कह दोगे हम अमेरिका बन जाएं, ये संभव नहीं है। इतना बड़ा 125 करोड़ का देश है, बेरोजगारी होगी, सिविल वॉर जैसी स्थितियां बन रही है, उन सबको भी ध्यान में रखें और उस ग्रोथ को फंड को थोड़े टाइम के लिए भूल जाए। जब फ्री इकोनॉमी है तो सरकार का को माथाफोड़ी करती है, अपने आप होने तो जो हो रहा है। ये तो आप साहब एक सेकेंड कि नोटबंदी की वजह से वो इंडियन मासेस का सेंटीमेंट डिस्टर्ब हुआ, इसलिए क्रेडिट ग्रोथ कम हुई। यहाँ मानते हैं ना? बिल्कुल मानता हूँ। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर। उसी से तो डिमांड खत्म हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट। आदमी नया खर्च करना ही नहीं, बस डर लग गया, सेंटीमेंट डिस्टर्ब हो गया। बस डिमांड की जैसे जो बात कही आपने कि जो रियल एस्टेट है या जो दूसरे सेक्टर है, वहाँ आदमी पैसा ही नहीं है आज आदमी के पास हमारे के लिए इन्वेस्ट। नहीं, मकान तो है ही, एक फ्लैट लेने की इच्छा थी, अब नहीं लेगा। आप जो 5 लाख पड़ा है, लोन नहीं लेगा, नहीं कर रहा ना, इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि नहीं लेगा लोन। जो कोई भी देखिए, हिंदुस्तानी नागरिक की ये जो करे ना कि जैन धर्म की बात, हिंदुस्तानी नागरिक की ये मेंटेलिटी रहा करती थी, ये विदेश नहीं है कि जिस दिन से नौकरी करे, मेरे को आज 50,000 तनख्वाह मिल रही है तो मैं 40,000 रुपए का तो आज से इंस्टॉलमेंट बांध लूं। हिंदुस्तानी नागरिक कभी ये मनसा नहीं रही। वो कहता था कि मैं 100 रुपए कमाऊं तो 10 रुपए बचाऊं। तो ये जो मेंटेलिटी है ये कंटिन्यू कर रही है, ये मेंटेलिटी कंटिन्यू कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल है, इसमें तो इसमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसमें देश हित की चीज है कि लोगों का ट्रेंड है अपने यहाँ पर हर आदमी को बचत की एक गुल्लक के अंदर 5 पैसे 10 पैसे डालें। अमेरिका के अंदर कभी नहीं रहा। उसमें अगर कोई सर्विस जिसको आज मिल रही है 1 लाख रुपए की महीने की, 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है उसकी 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट कल से, वो आज कहीं पोस्ट बैठेगा तो कल से गाड़ी घोड़ा मकान सब इंस्टॉलमेंट में ले लेगा। तो हमारी ये कंसेप्ट नहीं है, इसमें बुराई क्या है इस देश में? ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं मानता है। तो एक फिगर देता हूं मैं कि ये सरकार, प्रेजेंट सरकार जब आई थी उस समय 2,43,000 करोड़ एनपीए था बैंकों का, मतलब वो आउटस्टैंडिंग। आज 9 लाख करोड़ है। 2 लाख मतलब 3.5 साल में 3.5 गुना बढ़ गया। उधर आप कह रहे हो सेविंग इकोनॉमी है कंट्री की, आप फरमा रहे हैं कि इस तरह की सेविंग इकोनॉमी से सेंटीमेंट डिस्टर्ब हो गया, इसलिए इंवेस्ट नहीं करता है, क्रेडिट लेता नहीं है, तो सोसाइटी चलेगी कैसे, ग्रोथ होगी कैसे? तो इस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो वो जो रूटीन चल रहा था वो खर्च बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। डिमोनेटाइजेशन से इसका मतलब अगर कोई बुराई है उसको ठीक नहीं करना। एक तरफ तो करें 10 साल आगे की सोचो, और एक तरफ अगर कोई जड़ में घुसी हुई है, अगर वो पैसा अगर इकोनॉमी में आया है तो उसको टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। कैसे बढ़ा, कैसे आपकी तिजोरी में मेरी तिजोरी में जितना पड़ा सब बैंक में तो आ गया ना, अब इट विल टेक सम टाइम। उसका खर्च आएगा, खर्च होगा, कैसे खर्च होगा? मगर खर्च होगा आपके इंडिविजुअल का पैसा। माफ करें मेरे को, आप जो दोनों ही मान रहे हैं कारण वो नहीं है, कारण इसका कोई तीसरा है जिसको समझने की उसकी जरूरत है कि हम क्या है कि हमारे एक इसमें ग्लोबलाइजेशन का एक फ्री सोसाइटी, ओपन इकोनॉमी फ्री सोसाइटी होती है ना, ओपन सोसाइटी, उसका एक है, उसको कहते हैं इज इक्वल टू गूंगी बरी सोसाइटी। अच्छा, तो हम क्या है कि जो खो रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करता, बस और कैसे मिल जाए, और कैसे मिल जाए उस पर बात करता। तो सरकार को, पॉलिसी मेकर को, जहां हम लूज कर रहे हैं, जहां हम डेली पिछले 15 साल से 10,000 करोड़ रुपया रोज सिस्टम से बाहर जा रहा है, ये उसकी मार है। ये आपके दोनों पार्टी की सरकारों को, आपके जो भी पॉलिसी मेकर, उनको समझने की जरूरत है। उसका परिणाम है, और उसको चाहे कोई भी आप सरकार बदल लें, पलट लें, कुछ भी कर लें, उसकी तोड़ हो ही नहीं सकते आप। जब तक उसकी या तो है कि हम, चाइना ने क्या किया, उसने ये तय किया 20 साल पहले, 15 साल पहले कि मेरे को अमेरिका और यूरोप, इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को बर्बाद करना है, और उसने जो भी अच्छा बुरा बनाया मैं नहीं करूं। इस ग्लोबलाइजेशन में जो विनर रहने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, तो उसने ये कर दिखाया, सस्ता माल बनाया और वहां के दोनों की इंडस्ट्री को बर्बाद। हम लोग जब तक इस ग्लोबल इकोनॉमी में आपके पास में 5-7 देशों को, 10 देशों को बर्बाद करने की कोई पावर आप क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें विनर नहीं हो सकते। और नहीं तो इस चुनाव अभियान में चाइना से सामान इसका रूल है जो मैं समझ पाया हूँ, वही है भाजपा के चुनाव अभियान में जो सरकार पावर कैसे क्रिएट हो, हिंदुस्तान है वो कैसे इस तरह की, जैसे कोठारी साहब कह रहे हैं कि एक आप में ग्लोबल इकोनॉमी को एक
कहीं ना कहीं बड़े देशों में आपको स्थापित होना पड़ेगा उस तरह से चाहे से जिस तरह से चाइना का उदाहरण दिया, तो भारत और उसमें भी हमको चाइना की नकल नहीं करनी पड़ेगी। हम कुछ और कुछ अलग फंडा आपको लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वो डेमोक्रेसी अलग बात है, लेकिन सरकार ये कहते हैं कि भाई 2 साल 3 साल भी हमें रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अभी बहुत असर आएंगे इसके, नोटबंदी के असर होंगे, जीएसटी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। तो किस तरह के रिफॉर्म्स, जिस तरह के जो कोठारी साहब कह रहे हैं कि कैसे एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे, बड़ी इकोनॉमी तो है हिंदुस्तान, लेकिन कैसे दूसरे देशों पर स्थापित उनको आप कैसे कर पाएंगी सरकार? किस तरह के, देखिए सरकार जमीनी स्तर पर काम तो करने पड़ेंगे ना। अब काम हो रहा है ना, काम का मैं ये तो कर रहा हूँ कि कुछ बहुत सारी चीजें जैसे अलग से मंत्रालय बना हुआ है इस स्किल के ऊपर, तो ये 10 साल की वो क्या बन रहा है, वो ये थोड़ा कर रहा है कि आज क्या हो रहा है, वो यही प्लानिंग कर रहा है। सर आपको ये बता रहा हूँ, जो अलग से मंत्रालय मोदी जी सरकार ने डेवलप लाए हैं, उस मंत्रालय को बनाया कि ये सोचे कैसे रोजगार होगा, और रोजगार भी केवल ये नहीं, नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरी, इसके लिए रोजगार के लिए स्वरोजगार कैसे उपलब्ध हो सकते, बढ़ सकते हैं, ये उसी पर काम हो रहा है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, जैसे कह रहे हैं कि आप ग्लोबलाइजेशन के जमाने के अंदर ना किसी नकल करनी, ना ये करना, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली अपने आप को डेवलप करना। और ये जो डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन में जो पैसा मेरी इसके तिजोरी में 20 साल से पड़ा था किसी का, वो सब एक नंबर में तो आया। आज मैं नहीं कहता हूं कि उसका कितना गलत पैसा 2 नंबर का था, 1 नंबर का था, पैसा तो आया ना। इसका टाइम देखिए, साल 6 महीने के अंदर। ऐसे जीएसटी से क्या समझते हैं आप? जीएसटी से जितना रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट को था 4 टाइम्स बढ़ जाएगा 2 साल के अंदर। मैं आंकड़ा दे रहा हूं नीचे वाला, आप देखिए वो जो पैसा आएगा, अगर वो सोशल इकोनॉमी के अंदर, पब्लिक के फैसिलिटीज के अंदर अगर उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी डेवलप करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। इकोनॉमिक क्यों नहीं आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ? पैसा अगर वो आएगा ईमानदारी से अगर चलेगा। और इसमें जो इन्होंने कहा, मैं इसकी बात को मैं इनको बिल्कुल समर्थन करता हूं इस बात का, कि जो जीएसटी के कारण जो 2 नंबर में काम हो रहा था, अगर हर आदमी को देना पड़ रहा है, और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि जो दे रहा है ईमानदारी से उसकी तो ठुकाई हो रही है, जो नहीं दे रहा है वो चुपके बच रहा है। अब ये सिस्टम आ रहा है, उसमें सबको देना है, तो जब थोड़ा थोड़ा भी देंगे सब, और बहुत बड़ा एक फंड होगा, तो डेवलपमेंट की तरफ हमारा कदम जो है एक स्पीड से बढ़ेगा। ये मेरा मानना है। जीएसटी से पैसा आएगा, वो आप कह रहे हैं, अपन सभी मानते हैं सरकार के मार्फत खर्च होगा। आप आंकड़े उठा लीजिए, सरकार ने जिन जिन विभागों में जो कैपिटल आउटले रखा है, सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो प्रोपोर्शनेटली प्रोरेटा एक्सपेंडिचर पिछले 4 सालों में 100% किसी भी सेक्टर में हुआ है क्या? हर एक सेक्टर में आप कह रहे हो हम बढ़ावा लोगों तक ट्रांसफर कर देंगे। आपने जितना भी था 4 साल में, 3 बजट आपने रख लिए, 4था रखने जा रहे हैं, वो ही खर्च नहीं कर पाए आप। मतलब आपकी एफिशिएंट सरकार होने का एक बड़ा, मतलब आपके हिसाब से एफिशिएंट है, मैं तो असफल सरकार मानता हूं, उसका आपने आज तक कोई जवाब नहीं दिया कि हम खर्च क्यों नहीं कर पाए। हर सेक्टर में, मतलब हेल्थ एजुकेशन में तो 70% खर्चा हुआ है हर साल, बाकी सारा सेविंग में गया है। इसका कोई कारण आज तक भाजपा नेता नहीं बताता, न कोई पैनलिस्ट बोलता, न कोई मंत्री बोलता। एक बात। दूसरी बात, एक बीच में एक बात हंगर इंडेक्स की रह गई थी मेरी, जो मैंने कही और आपने कहा हम हंगर खत्म करेंगे। राजस्थान में हम बैठे हैं, लीव असाइड इंडिया, लीव असाइड मोदी जी, आवर्स इज ए वेरी, राजाओं की सरकार है यहाँ पर, और महारानी साहिबा है मुख्यमंत्री, और वहां लाखों क्विंटल गेहूं जो हंगरी लोगों के लिए था, वो मैदा मिलों में बिक रहा था, और बहुत बड़ा स्कैंडल 2 दिन अखबार में छप के रह गया, और आज उसकी कोई बात नहीं कर रहा, कोई आंसरेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, भ्रष्टाचार के इससे बड़ा क्या मुंह दिख ही नहीं रहा था। अशोभा जी, यहाँ तक कि ऐसी स्थितियां भी सामने दिखती हैं कि लाखों क्विंटल गेहूं सड़ जाता है। सड़ना एक बात है सर, सड़ना इज नॉट करप्शन, सड़ना इज केयरलेसनेस भी अपने आप में करप्शन ही है। मैं मान लिया, पर उसका पैसा आईएएस, आरएएस, डीएसओ, मंत्री, मुख्यमंत्री, कौन जानता है किसके जेब में जा रहा है? आज साहब मुझे बताओ, 5-10 लाख कुंटल गेहूं का पैसा कितने 100 करोड़ रुपया बनता है? क्या एक डीएसओ, 10-12 डीएसओ की हिम्मत हो सकती है वो पैसा अकेले ढकार जाए? इज इट पॉसिबल? हाउ कैन यू से? कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल है कि जिस तरह से जब ऐसे आंकड़े सामने आते हैं कि भारत को एक, जैसे बिजनेस सुधार में एक अच्छा, वर्ल्ड बैंक के जो आंकड़े हैं उसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जब हंगर इंडेक्स के आंकड़े सामने आते हैं, या दूसरे जब लैंगिक समानता का भी एक आंकड़ा सामने आया था, उसमें भारत की स्थिति
कुछ अच्छी नहीं दिखाई दी, तो उस वक्त सरकार उस पर कोई खासा रुख स्पष्ट नहीं करती, अपना किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं आते हैं लगा। मैं एक आपसे जानना चाहूंगा कि बार बार बीजेपी ये कह रहे हैं, यानी अनिल जी भी कह रहे हैं और बीजेपी ये कहती आई है कि अब इनके रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, हमने जो निर्णय लिए हैं वो बहुत जबरदस्त उनके रिफॉर्म्स आएंगे और बहुत अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये आने वाले समय की बात करते हैं, उस पर मैं ये आपकी टिप्पणी चाहूंगा छोटी सी। नहीं, वो ठीक है, वो तो सरकार का पक्ष है। सरकार तो हमेशा चाहे किसी की भी वो यही कहेगी, गलत से गलत तो भी कहेगी। लेकिन मेरा इसमें एक ही है कि अब आपको सरकार को थोड़े साल के लिए प्रोडक्शन की बात भूल जानी चाहिए। अब प्रोडक्टिविटी की लड़ाई है। आप जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरी दुनिया को आपने इन्विटेशन देने का काम कर लिया, तो अगला दौर प्रोडक्टिविटी का होना चाहिए। सब लीडर को, सबको, आप पॉलिसी मेकर को, उनको है कि हमको हर सेक्टर की, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री के लेकर इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, उसी से हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। और कोई रास्ता इसको जितना आप पैसा फूंक के उधार देके करोगे, इसके सबके जो रिजल्ट हैं वो साल 2 साल 4 साल में सब खत्म हो जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पर कैपिटा हमारे 1 एकड़ में जितना गेहूं पैदा होता है चाइना में 3 गुना होता है, ऑस्ट्रेलिया में 6 गुना होता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हम सस्ता क्यों नहीं बना सकते? बेटर टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं? तो अब चारों तरफ जो डिमांड है या जो नीड है ऑफ द आवर ईज ऑफ इंडेक्स की चुनौती का, वो यही कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन की बात को थोड़े साल के लिए भूल जाओ, तभी हम दुनिया के समकक्ष या कहीं बैठ सकते हैं। और नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम और ये जिग जेकर बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, एक डायरेक्शन है। मेरा कहने का मतलब है, अब अच्छा बुरा हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन मेरा ये डायरेक्शन है कि सब आप प्रोडक्टिविटी पे हम कंट्री को 10 साल आगे बढ़ाएं। उसमें ही हमारा जो एक जीत का फॉर्मूला जो छुपा हुआ है वो मेरे समझ में आता है कि उससे हम आगे विनर रह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, तो जिस तरह की जो आज जो हमने चर्चा की, खास तौर पर जो इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, रैंकिंग सामने आती है, केवल रैंकिंग पे नहीं फोकस किया जा सकता। जैसे कि कोठारी साहब ने भी कहा कि देश को प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होगा, विभिन्न क्षेत्रों में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं अलग अलग, उनमें फोकस करना होगा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई करनी होगी, उनके लिए पॉलिसीज बनानी होंगी और बेहतर काम करने होंगे। तब जाके कहीं जो जिस तरह की ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये असल में यहाँ पर इसका काम हो सकेगा, लोगों को एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक उद्योगपतियों को कुछ माहौल मिल सकेगा और एक निवेश की एक प्रक्रिया, निवेश का जिसे माहौल कहते हैं, एक खुशनुमा माहौल निवेश के लिए बन सकेगा देश में। इस चर्चा में इतना ही आज के लिए। नमस्कार।